गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। तो हमने जो था वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3D मेटल्स ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जो सेक्शन ए में हमारा प्रेजेंट था। तो उसके साथ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स भी है, ठीक है, वो आपको चॉइस में रहेगा, लेकिन अभी हम लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स को कंटिन्यू नहीं करेंगे। अभी हम जो है वो सेक्शन बी का जो है वो अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी से भी जो है वो बन जाए, ठीक है। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि जो चॉइसेस में आपके पास चैप्टर होंगे हम उनको भी कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास की सेक्शन बी में जो है वो आपके पास जो है वो कौन कौन से जो है वो टॉपिक रहेंगे, ठीक है। तो उसमें आपका पहला टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका सेक्शन बी में बनेगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक बात मैं आपको क्लियर करूं कि ये जो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये आपका 12th का ही जो है वो टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे। इसको जो है वो आप अपने 12th की मॉडर्न की बुक है आपके पास, प्रदीप की बुक है, आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। तो देखो आपके पास जो है वो अब बहुत इजी टॉपिक्स जो है वो आपके पास चलेंगे इस बुक के। तो थोड़ा सा लेंथी और जो डिस्क्रिप्टिव था वो था हमारे पास सेक्शन ए जो मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है, जिसके उसने 17-18 लेक्चर है। तो आप उनके नोट्स जो है वो तैयार रखना, बना के रखना। तो सेक्शन बी में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो है वो आइए अब हम इसकी जो है वो देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे कि आपके पास जो है वो एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। एडिशन कंपाउंड में मेनली डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिटेल में पढ़ोगे, इसी को जो है वो इनकी स्टडी को ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोला जाता है। इसके बाद जो है हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे जो इस पूरे चैप्टर में जो है वो यूज होंगी, ठीक है, पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही एक पार्ट आएगा आपका सेक्शन सी में जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। उसको अलग कर दिया उन्होंने। 12th में ये इकट्ठा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है, लेकिन इस बार आपको डिटेल में पढ़नी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो उसमें कुछ नई चीज़ें हैं तो वो आपको सेक्शन सी में जो है वो एज इट इज़ फुल फ्लेज चैप्टर जो है वो प्रेजेंट है। तो कुछ टर्म्स हैं जो सेक्शन बी पढ़े इस चैप्टर में और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको चलेंगी, तो वो आपके लिए बेसिक बनेंगे। तो ये टर्म्स क्या क्या हैं देखो, आपको डिफाइन करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स साइंस क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल क्या होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास कि लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर जो है वो आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो क्या होती है। फिर आपके पास जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दीज आर द डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, हिट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, हिट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, होमोन्यूक्लियर, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस, परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो ये एक एक नंबर की आपको डेफिनेशंस है, ठीक है। तो यहीं से आपका जो है वो बेस बनता है कि कैसे जो है वो आप इस चैप्टर को आगे पढ़ोगे। तो आपको जो है ये क्लियर होना चाहिए कि कैसे जो है वो आप इसको करोगे। इसके बाद आप क्लासीफाई करोगे। आपने यहाँ से आपने लिगेंड्स को की डेफिनेशन कर ली, तो उसके बाद आपने लिगेंड्स को जो है वो काफ़ी डिटेल में जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। तो लिगेंड्स को और उनको क्लासीफाई करना है आपने ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज या ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है, के बेसिस पे आप उसको क्लासीफाई करोगे, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। तो ये हम करेंगे लिगेंड्स का, मैं एक अलग से जो है वो आपको लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। फिर ये करने के बाद कि लिगेंड्स का जो है वो उनको किस नाम से प्रोनाउंस किया जाएगा, ठीक है, उनके ऊपर चार्ज कितना होगा, ठीक है। ये सारा करने के बाद जो है वो फिर आपको मैं रूल्स बताऊंगा IUPAC के कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आप कैसे जो है वो उनका नाम लिखते हो। तो यहाँ से देखो एक डेफिनेट आपको क्वेश्चन आता है, आपको 3 कॉम्प्लेक्स या 4 कॉम्प्लेक्सेस वो देगा, वो बोलेगा कि राइट दियर IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है। उल्टा भी दे सकता है आपको कि आपको वो नाम दे रहा है, आपको वो पूछेगा कि आप उस कॉम्प्लेक्स का जो है वो स्ट्रक्चर या वट एवर उसका फार्मूला लिखो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद आइसोमरिज्म आता है, ये आपको ऑर्गेनिक में भी था थोड़ा सा, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी प्रेजेंट होता है। तो आइसोमरिज्म क्या होता है, ठीक है, 2 टाइप्स का रहेगा, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमरिज्म आपके सिलेबस में। स्टीरियो होता है 2 तरीके का, ज्योमेट्रिकल सिस एंड ट्रांस, ऑप्टिकल होता है आपके पास D एंड L, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, इसमें आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज एंड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। एक और होता है मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। तो ये आइसोमरिज्म जो है वो आपके पास, आप इनको डिफाइन करोगे तो आपके पास ये टॉपिक बन जाएगा। बोलने का मतलब मेरा ये है कि मेन टॉपिक है आपके पास इस चैप्टर में नोमेनक्लेचर IUPAC का,
फर्स्ट नंबर पे कि उसको कैसे जो है उसका जो है वो नाम लिखा जाएगा। इसके लिए आपको लिगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नोमेनक्लेचर के बाद आपका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन जो है वो बन जाता है कई बार, ठीक है। और थर्ड फिर आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो है वो आपको एक्सप्लेन करनी है बॉन्डिंग, कि आपको बताना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग किस तरीके की होती है और उसके क्या थ्योरीज हैं, उसके क्या एविडेंस हैं और आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो उनकी बॉन्डिंग को, ठीक है। तो सबसे पहला अटेम्प्ट था EAN रूल, ठीक है। इसको सिडविक थ्योरी भी बोला जाता है बॉन्डिंग की। तो ये भी आपको जो है वो काफी यूज होगा EAN रूल, और एक किसी और चैप्टर में भी आपको आगे आएगा ये EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल इसको बोला जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट तो उससे पहले बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी थी, लेकिन वो कॉलेज वाले सिलेबस में नहीं थी, वो 12th के सिलेबस में। फिर EAN रूल आता है आपके पास। फिर आता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वही बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जो लिनियस पॉलिंग ने इनऑर्गेनिक में जो हमारे पास जो सिंपल कंपाउंड्स थे उनके लिए दी थी। तो इसकी को अप्लाई किया उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो इसकी एप्लीकेशन कैसे इसको अप्लाई करेंगे, कैसे हम कॉम्प्लेक्सेस की जो है वो स्ट्रक्चर शेप वगैरह बताएंगे और इसकी लिमिटेशंस जो है वो स्टडी करेंगे। क्योंकि EAN की भी लिमिटेशन थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की भी लिमिटेशन थी, तो ये पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को नहीं बता पाई। तो इसलिए नेक्स्ट थ्योरी आई थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने भी जो है वो बॉन्डिंग को काफी हद तक एक्सप्लेन किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बड़ी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया। तो वो आपका सेक्शन C में जो है वो आपका जो है वो चैप्टर पूरा जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है अब ये चैप्टर्स। तो आप इनको जो है वो साथ साथ करते जाइए और साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाइए। अगर आपको 12th में भी जो है वो कुछ प्रॉब्लम रही है तो आप अभी उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। अभी आपको एक और मौका जो है वो मिल रहा है, लेकिन इस बार ऐसा मत करना कि आपको जो है वो कॉन्फिडेंस में रहना कि ठीक है बहुत आसान है, ठीक है इसको कर लेंगे, ठीक है। इसको लाइटली मत लेना, इसको जो है वो आप साथ साथ जो है वो इसके नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन पे आते हैं, ठीक है। तो सेक्शन B में जो है वो मेरी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हमने स्टडी करना है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑब्वियस सी बात है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी को करना है, लेकिन इससे पहले जो है वो आपको थोड़ा सा मुझे समझाना होगा कि इसका बेस क्या है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, ठीक है। देखो, आपने सॉल्ट सुना हुआ है, सॉल्ट आपको लेबोरेटरी में बड़े सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट बेसिकली एसिड और बेस से मिलके जो है वो जो कंपाउंड जो हमारे पास नेक्स्ट फर्दर जो है वो स्पीसीज बनती है वो होती है सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट जब भी आपके माइंड में आता है तो आपको सबसे पहले आता है NaCl, ठीक है, कि सॉल्ट क्या होता है हमारे पास NaCl, और बिल्कुल ट्रू भी है कि वो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इजी टू रिमेंबर। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो मेरे पास एक सॉल्ट का एग्जाम्पल है जिसमें सोडियम जो है वो S ब्लॉक का पार्ट है और क्लोराइड जो है वो P ब्लॉक का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्ट्स को बोला जाता है सिंपल सॉल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट का मतलब होता है कि जिनमें एक ही टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है टाइप। टाइप का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड में एग्जांपल आपको दे रहा हूं, तो इसमें एक ही टाइप का सोडियम ही कैटायन प्रेजेंट होगा और क्लोराइड एक ही टाइप का क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि सोडियम क्लोराइड आपके पास जो है वो, मैं बोल रहा हूं आपके पास सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 1 टेबल स्पून ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो आपने लिया, ठीक है। तो अब आपको मैं पूछूं कि भाई इस जो आपने टेबल सॉल्ट लिया, जो आपने नमक लिया, उसमें कितने सोडियम आयन है? तो हो सकता है उसमें 50 हो सकता है उसमें 100, ठीक है, सोडियम आयन। तो जितने सोडियम आयन होंगे उतने ही क्लोराइड आयन उसमें प्रेजेंट होते, तभी तो फार्मूला 1:1 है, ठीक है, कि जितने सोडियम होंगे उतने ही क्लोराइड होंगे। अगर मैं 50 सोडियम काउंट कर रहा हूं तो 50 ही क्लोराइड आयन होंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कितने टाइप के कैटायन प्रेजेंट है। तो एक ही टाइप का है ना, बेशक वो चाहे 100 है या 50 है, तो एक ही टाइप का क्या होगा? सोडियम आयन प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरे टाइप का कैटायन जो है वो इसमें जो है वो आ गया, इसमें मैग्नीशियम आ गया, इसमें पोटाशियम आ गया, ठीक है, इसमें आयरन आ गया, ऐसा नहीं है। तो ऐसे सॉल्ट जिसमें एक ही टाइप का कैटायन हो सकता है वो जितना मर्जी उसके जो है वो आयन्स प्रेजेंट हो, और एक ही टाइप का मेरे पास क्या हो? एनायन प्रेजेंट हो, ऐसे सॉल्ट को सिंपल सॉल्ट बोला जाता है, ठीक है। अभी सिंपल वर्ड मेरे को लगाना पड़ा जब मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज मैं नॉर्मली बात करूंगा तो मैं इसको सॉल्ट ही बोलूंगा, ठीक है, कि ये मेरे पास जो है वो सॉल्ट है, ठीक है। तो सिमिलरली मेरे पास जो है वो KCl हो गया, सिमिलरली मेरे पास KNO3 हो गया, पोटाशियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है, मेरे पास जो है वो सोडियम ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, पोटाशियम आयोडाइड हो गया। ये सारे मेरे पास कैसे सॉल्ट हैं? सिंपल सॉल्ट हैं, जिनमें आपको देख के पता चल रहा है कि एक ही टाइप का कैटायन प्रेजेंट है और एक ही टाइप का क्या प्रेजेंट है? एनायन प्रेजेंट है। हो सकता है उनका नंबर वेरी कर जाए, ठीक है। तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोला जाता है? सिंपल सॉल्ट बोला जाता है। मैंने एग्जांपल लिखे हैं, देखो, NaCl, NaNO3, MgCl2, ठीक है। तो अब इसमें घबराना नहीं है कि सर ये MgCl2 में तो
एक मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आ गया जी, और क्लोराइड आयन जो है वो इसके साथ 2 होंगे, तो 2 होते रहे लेकिन टाइप तो एक ही है ना, क्लोराइड है और आपके पास मैग्नीशियम है। तो ऐसे सॉल्ट को हम बोलते हैं सिंपल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली कैटेगरी आती है मेरे पास मिक्स्ड सॉल्ट की, या जिसको मैं डबल सॉल्ट भी जो है वो बोला जाता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि जब आप इक्विमोलर प्रोपोर्शन होता है कि सेम मोल्स, ठीक है, कि जैसे मान लो आपने जो है वो एक सॉल्ट मेरे पास ए है और एक सॉल्ट मेरे पास बी है, ठीक है, 2 डिफरेंट मैंने सॉल्ट लिए। तो जब मैंने इन दोनों को जो है वो मिक्स किया इक्विमोलर प्रोपोर्शन में 1:1 रेशो में, तो मेरे पास जो है वो एक अडक्ट बन गया, एक एडिशन कंपाउंड बन गया, ठीक है। एडिशन कंपाउंड वो होता है जब आपके पास 2 स्पीसीज रिएक्ट करके एक ही स्पीसीज बनाती हैं, तो जो कंपाउंड मेरे पास बनता है वो बनता है एडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? एडक्ट बोलते हैं या एडिशन कंपाउंड बोलते हैं, दोनों में से आप कुछ भी बोलो, क्योंकि यही आप 9th में रिएक्शन पढ़ते थे कि जब ए और बी रिएक्शन होगी तो ए प्लस ए और बी इकट्ठे जुड़ गए तो इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन बोला जाता था, ठीक है। तो इसी वजह से इस कंपाउंड को बोला जाता है एडिशन कंपाउंड, जब 2 चीजें मिलकर जुड़ के एक ही जो है वो इकट्ठा कंपाउंड बना रही हैं। तो अब ये बोलते हैं कि जो डबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है, जो डबल सॉल्ट है, मिक्स्ड सॉल्ट होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेबल सॉल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। कि इक्विमोलर मतलब कि सेम मोल्स मिक्स कर दिया जाए, पानी में उनको घोला जाए, तो मेरे पास जो है वो एक नया जो है वो तरीके का जो है वो सॉल्ट बन जाता है, जिसको मैं डबल सॉल्ट बोलता हूं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको कोड करता हूं। देखो, जैसे मैंने लिया फेरस सल्फेट, क्या लिया? फेरस सल्फेट। अब ध्यान से सुनना, फेरस सल्फेट Fe2 पॉजिटिव है तो वो SO4 ही आएगा। तो जब इसकी रिएक्शन जो है वो मैंने अमोनियम सल्फेट के साथ की, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में लिया 1:1, और इसको मैंने पानी में जो है वो घोल दिया। एक सॉल्ट ये लिया और एक सॉल्ट ये लिया, ठीक है, बीकर में डाल दिया दोनों को इक्विमोलर प्रोपोर्शन, और उसमें पानी डाल दिया। ग्लास रोड से मैंने इसको स्टर किया, इसको घुमाया, और उसके बाद जो है पानी को मैंने इवेपोरेट कर दिया। तो मेरे पास उसके बाद जो सॉल्ट बचा या जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड बचा है, क्रिस्टल टाइप के जो है वो उसमें क्रिस्टल बन गए, तो वो जो बने वो मेरे पास बने फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। डॉट का मतलब ये है कि जुड़ा हुआ है। तो ये मेरे पास जो है वो एक नए क्रिस्टल में जो है वो मेरे पास जो है फॉर्मेशन होगी, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। आपने ये सुना हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं? मोहर सॉल्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम कॉमनली मोहर सॉल्ट बोलते हैं। तो इसका वाइवा में आपसे मैं पूछता भी था कि इसका नाम बताओ, मोहर सॉल्ट क्या होता है, तो आप बोलते थे कि फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2। ये 6H2O क्या है? दीज आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 1 मोल ये लैटिस का जो है वो प्रेजेंट है, 1 मोल आपके पास ये कंपाउंड प्रेजेंट है, तो 1 मोल लैटिस में कितने वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइज हो चुके? 6। कितने कर चुके हैं आपके पास जो है वो 6 जो है वो आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो उसमें जो है वो जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका क्या होता है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास कंपाउंड बना, ये एडिशन कंपाउंड बना, इसी को मैं डबल सॉल्ट बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? डबल सॉल्ट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? इसको मैं डबल सॉल्ट बोलूंगा। क्यों बोलूंगा डबल सॉल्ट? अब देखो, अब ये बोलता है कि जो ये लैटिस स्ट्रक्चर बना फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, इसमें एक से ज्यादा टाइप के क्या प्रेजेंट हैं? कैटाइन प्रेजेंट है। कौन कौन से? Fe2 पॉजिटिव और अमोनियम आयन। देख लो, फेरस आयन और आपके पास जो है वो अमोनियम आयन इसमें प्रेजेंट है। बेशक इसमें जो है वो एनायन जो है वो एक ही तरीके का है, वो क्या है? सल्फेट। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा जो है वो कैटाइन हो या एक से ज्यादा टाइप के एनायन हो, ठीक है, उनको मैं क्या बोल देता हूं? डबल सॉल्ट। एंड दे आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग द 2 स्टेबल सॉल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, ठीक है। तो उनको मैं क्या बोल देता हूं? डबल सॉल्ट बोल देता हूं। देखो, जैसे KCl MgCl2 को मिक्स किया 1:1 रेशियो में, तो मेरे पास बना KgCl MgCl2 डॉट 6H2O। एलम्स होते हैं मेरे पास, देखो एलम्स जिनमें मैक्सिमम एल्यूमिनियम आपका प्रेजेंट होता है डबल सॉल्ट में। देखो, पोटाशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O, ठीक है। तो ये एलम्स का एग्जांपल है आपके पास। अगर आपको कभी भी पूछते हैं कि एलम्स क्या होते हैं, तो ये एलम्स मेरे पास डबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो जब इनको मिक्स करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये एडिशन कंपाउंड जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो अब आती है। देखो, अब क्या है कि आपको पहले मैं यहीं से समझा देता हूं। देखो, अब ये बोलता है कि बिफोर मिक्सिंग आपके पास आपने किस सॉल्ट को मिक्स किया? एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे KCl और MgCl2 को लिया, ठीक है। अभी मैंने मिक्स नहीं किया कि बिफोर मिक्सिंग मेरे पास जो है वो एक टेस्ट ट्यूब में KCl है और एक टेस्ट ट्यूब में क्या है? MgCl2 है।
तो क्या होगा कि अगर आपने KCl एक टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है, अगर आपको मैं बोलूँ कि आप पोटाशियम का उसमें टेस्ट करो, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस करो, आपने सेकंड ईयर में सब ने किया हुआ है सॉल्ट एनालिसिस, कि आपको मैं बोलूं कि आप डिटेक्ट करो कि उसमें पोटाशियम आयन है प्रेजेंट कि नहीं है, तो आपके पास एक प्रॉपर स्कीम है, ठीक है। ये जो आपके पास नेगेटिव आयन होते हैं इसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, और ये जो होता है आपके पास कैटायन इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल, ठीक है। तो आपके पास एक प्रॉपर स्कीम है कि आप एसिडिक रेडिकल को कैसे आइडेंटिफाई करते हो या बेसिक रेडिकल को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ये आपको पूरा पता है। जैसे क्लोराइड आयन है तो आपको पता है कि ये ग्रुप 2 में प्रेजेंट होता है, जिसमें जो है आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट होता है। ग्रुप 1 में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसके वाइट फ्यूम्स आएंगे। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करोगे जो बड़ा डिटेल में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, जिसमें ऑरेंज है ना, रेडिश कलर के वेपर बनेंगे, ठीक है, तो उससे कन्फर्म हो जाएगा कि इसमें क्लोराइड है। अब इसमें कंक्लूजन क्या है मेरा बोलने का, कि बिफोर मिक्सिंग जो इंडिविजुअल साल्ट हैं वो अपने आयंस का पॉजिटिव टेस्ट देंगे। क्या देंगे? पॉजिटिव टेस्ट देंगे। और टेस्ट कैसे कहलाएंगे उसके? पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है। जैसे आप उसका कुछ सोल्यूशन बनाओगे तो वो टेस्ट करके जो है वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो ये बोलता है कि सारे टेस्ट जो है मेरे पास पॉजिटिव आते हैं बिफोर मिक्सिंग। मैं डबल सॉल्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा? जब मैंने उसको मिक्स कर दिया, मेरे पास जो है वो डबल सॉल्ट बन गया। इन दोनों को मैंने घोला, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में इवेपोरेट किया, क्रिस्टल इसके बन गए, तो मेरे पास ये बन गया KCl MgCl2.6H2। मैंने एक एग्जांपल लिया ये वाला, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि आपने ये लैटिस, इसका जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ प्रेजेंट होगा, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है कुछ प्रेजेंट बनेगा। तो लैटिस साइट्स होती हैं, आपको पता है कि वहां पे कैटायन प्रेजेंट होते हैं, तो उस लैटिस साइट में पोटाशियम भी होगा और मैग्नीशियम भी होगा, ठीक है। तो जब आपने आफ्टर मिक्सिंग जो है वो ये कंपाउंड बना दिया, तो वहां पे जो है वो इसके क्रिस्टल बन जाएंगे। इसके क्या बन जाएंगे? क्रिस्टल बन जाएंगे इस तरीके के, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जरूरी नहीं है कि शेप ऐसी हो। ये क्रिस्टल बन गए। अब इस क्रिस्टल में कैटायन भी होगा, एनायन भी होगा, और एक जिससे ज्यादा कैटायन भी प्रेजेंट होंगे, कि जैसे पोटाशियम है तो मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होगा। तो अब इस क्रिस्टल को मैं देखना चाहूंगा कि इस क्रिस्टल का जो है वो क्या होता है, इस डबल सॉल्ट का जो है वो क्या ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा। तो ये बोलता है कि सॉलिड, ये इनकी अपीयरेंस कैसी दिख रही है? ये सॉलिड है, ठीक है। अपीयरेंस कैसी है इनकी? ये सॉलिड है, क्रिस्टल है एक तरीके से। अब मैंने क्या किया कि दोबारा इनको पानी में डाल दिया, इन क्रिस्टल को, एक्वस सॉल्यूशन को। तो मैं देखना चाहता हूं कि यार ये एज ए क्रिस्टल ही पानी में जो है वो अब रहेंगे या टूट जाएंगे। तो डबल सॉल्ट की खास बात क्या होती है कि जैसे उनको मैंने पानी में डाला दोबारा, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो ये क्रिस्टल ब्रेक कर जाता है। ये पूरा का पूरा क्रिस्टल क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाता है। ये टूट गया, ठीक है। इसने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं रखा, ठीक है, कि जैसा ये बना था उसी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर पाए। ये टूट गया, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ये टूट जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं कि ये मेरे पास जो क्रिस्टल बने हुए थे, ये बने हुए थे KCl MgCl2.6H2O के। तो जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला तो ये पूरा का पूरा क्रिस्टल सिस्टम ब्रेक कर गया और ये अपने इंडिविजुअल आयंस में टूट गया, ठीक है। कि सारे फ्री हो गए, Cl नेगेटिव, और पानी तो पानी में मिक्स कर गया, ठीक है। K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं कि वहां पे कितना नंबर जो है वो इनका बनेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या कर गए? ये ब्रेक कर गए, ये टूट गए पानी में। तो ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर पाए। मतलब इनकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है? इन क्रिस्टल या डबल सॉल्ट जो होते हैं वो एक बार बन गए तो वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं रख सकते एक्वस सॉल्यूशन में। वो टूट जाते हैं, वो ब्रेक कर जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। तो जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में एक बार ये आ गए, अगर मैं आपको फिर से बोलूं कि इनका जो है वो आप सॉल्ट एनालिसिस का टेस्ट करो, तो सबके टेस्ट क्या आ जाएंगे? दोबारा पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। इकट्ठे आप उसका थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो टेस्टिंग के लिए लेते जाओ। वो पोटाशियम के लिए भी पॉजिटिव देगा, मैग्नीशियम के लिए भी पॉजिटिव देगा, और Cl नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो इससे कन्फर्म ये होता है कि जो आपका डबल सॉल्ट बना था, जो आपको इन्फ्रेंस मिला या कंक्लूजन मिला कि बिफोर मिक्सिंग जब वो आयंस इंडिविजुअल टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट थे, इंडिविजुअल सॉल्ट थे, तब भी वो सारे टेस्ट पॉजिटिव थे। जब इन दोनों को मिक्स किया, मैंने स्टर किया, घोला एक जो है वो बीकर में, तो मेरे पास एक सॉलिड बना, ये कंपाउंड बना, एडिशन कंपाउंड बना, जिसको मैंने डबल सॉल्ट बोला। इसने भी पानी में जाके दोबारा क्या दे दिए? सारे टेस्ट पॉजिटिव दे दिए। तो इसका कंक्लूजन ये है कि आपके पास टेस्ट पॉजिटिव कब आते हैं? जब इनमें आयनिक बॉन्डिंग है, इसमें भी आयनिक बॉन्डिंग है, और वो कंप्लीटली क्या हो जाए? डिसोशिएट हो जाए, तभी टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं ना। अगर ये MgCl2 में कुछ और बॉन्डिंग होती है, Cl Mg को नहीं छोड़ता और Mg Cl को नहीं छोड़ता, तो टेस्ट पॉजिटिव ही नहीं आता। ये KCl है, इसमें कोई और बॉन्डिंग प्रेजेंट होती, ठीक है, अभी आऊंगा मैं बॉन्डिंग पे। तो KCl में अगर कुछ और तरीके की बॉन्डिंग होती, मतलब दोनों जो है वो इकट्ठे प्रेजेंट होते, अगर इकट्ठे प्रेजेंट होते तो फिर टेस्ट ही पॉजिटिव नहीं आता,
ठीक है। तो बोलने का मतलब मेरा ये है कि आयनिक बॉन्डिंग पहले प्रेजेंट थी, ठीक है, बिफोर मिक्सिंग, और वही बॉन्डिंग जो है वो आफ्टर मिक्सिंग आपके पास प्रेजेंट है। तो आपके पास जो है कोई नए तरीके की कोई बॉन्डिंग नहीं बनी, तो वहां पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड ही प्रेजेंट है। तो आयनिक कंपाउंड्स आपको पता है पानी में कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो मतलब बना कि वो अभी भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, कोई नए कंपाउंड नहीं बने थे, ठीक है। हालांकि वो लैटिस स्ट्रक्चर जो है वो उनका बना, वहां पे कुछ पोटाशियम कुछ मैग्नीशियम, लेकिन जैसे पानी में डाला वो ब्रेक कर गए, टूट गए, इंडिविजुअल आयंस में आ गए, सारे टेस्ट पॉजिटिव आए, जो आपको आयंस दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसने ये बोला कि आपके पास जो है वो ये सब के लिए ट्रू होगा। जैसे आपके पास मोहर सॉल्ट है, FeSO4 अमोनियम सल्फेट और 6H2O, ये फेरस के लिए भी पॉजिटिव देगा, सल्फेट के लिए भी पॉजिटिव देगा, अमोनियम आयन के लिए भी पॉजिटिव देगा। तो बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग जो है वो टेस्ट आपके पास क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। सो वी कैन से दैट, मैं यहां पे बोल सकता हूं, डबल सॉल्ट के केस में बोल सकता हूं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ऑफ डबल सॉल्ट, ये सेम होती हैं एज दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, एज दोज ऑफ द इंडिविजुअल सॉल्ट जो बिफोर मिक्सिंग प्रेजेंट थे, या इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे ये बने हुए हैं इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मैंने जैसे बनाया था। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है डबल सॉल्ट की, वो सेम होती है जिससे वो बने हुए हैं, ठीक है। जो उनके पेरेंट कंपाउंड है जो दो थे, उनके साथ इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो एक और बात आपने ध्यान रखना कि ये क्रिस्टल थे, जैसे ये डबल सॉल्ट थे, तो दे लूज दी आइडेंटिटी इन वाटर, अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, एंड इनटू इंडिविजुअल आयन विच गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, ठीक है। ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं रख पाए, ठीक है, कि जैसे ये इकट्ठे प्रेजेंट थे एक लैटिस में फेरस और अमोनियम आयन, वो पानी में जाके क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। वो एक दूसरे को पहचान नहीं रहे कि अब ये कौन है वो कौन है, ठीक है। उनको नहीं पता था कि वो इकट्ठे प्रेजेंट, तो उनकी आइडेंटिटी क्या हो गई, लूज हो गई, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट मूव करने लगे। अच्छा जी, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं यहां पे भी ले रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, अब एक सॉल्ट लिया मैंने निकल क्लोराइड, कौन सा सॉल्ट लिया, निकल क्लोराइड, इसका ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है, ये सॉल्ट लिया मैंने, स्टेबल सॉल्ट है, इसमें मैंने अमोनिया डाल दिया, नॉट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, इसका 1 मोल लिया तो मैंने एक्सेस में डाल दिया, जैसे इसके 6-7 मोल डाल दिए, ठीक है। सो 6 मोल्स मैंने अमोनिया डाल दिया। तो जैसे ही मैंने इसमें अमोनिया डाला तो उसका ग्रीन कलर ही डिसअपीयर हो गया, वहां पे पर्पल कलर बन गया, और पर्पल कलर बन गया, और जैसे मैंने उसको इवेपोरेट किया तो वो पर्पल कलर के क्रिस्टल बन गए। अब मुझे ये डाउट है कि जो पर्पल कलर के क्रिस्टल बने, क्या वो सारे टेस्ट पॉजिटिव देगा, ठीक है। जैसे मेरा डबल सॉल्ट के केस में था, तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जैसे मेरे पास निकल क्लोराइड है पहले प्रेजेंट है, तो इसने निकल का भी टेस्ट पॉजिटिव दिया और क्लोराइड का भी टेस्ट पॉजिटिव दिया। इसमें मैंने एक्सेस में अमोनिया डाला, तो अमोनिया मतलब अमोनियम आयन की तरह मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं अमोनिया को, क्योंकि अमोनिया का जो सोल्यूशन होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही बोल सकता हूं उसको, डाइल्यूट सोल्यूशन को। तो जैसे मैंने उसमें अमोनिया डाला तो मेरे पास जो है वो इस तरीके का कोई कंपाउंड बनना चाहिए, NiCl2.NH3, ठीक है, कोई अडक्ट बनना चाहिए, किसमें मैंने जी अमोनिया मिक्स किया, डाला मैंने ये एक्सेस में, ये भी ध्यान रखना, ये मेरे इक्विमोलर प्रोपोर्शन में नहीं डाला, तो ये NiCl2.NH3 इस तरीके से मैं मान रहा हूं कि हो सकता है इसमें X मोल्स अमोनिया के प्रेजेंट हो। तो इसके पर्पल कलर के क्रिस्टल बन गए, ठीक है। और देखो सरप्राइजिंगली जब मैंने इसको दोबारा पानी में डाला तो वहां पे निकल 2 पॉजिटिव का टेस्ट पॉजिटिव जो है वो नहीं आया, ना ही वहां पे अमोनियम आयन का टेस्ट जो है या अमोनिया का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। अमोनिया का भी जो है वो, अमोनिया लिखूंगा, अमोनियम से गलत हो जाएगा ये, अमोनिया का टेस्ट भी जो है वो वहां पे पॉजिटिव नहीं है। अमोनिया का भी जो है वो हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे डाइल्यूट अमोनिया फ्यूम्स का, जैसे डाइल्यूट HCl रॉड, ग्लास रॉड वाला था ना, जिसमें मैं ग्लास रॉड को डाइल्यूट HCl में डिप करता था, अगर वो बाइट हो जाती थी तो अमोनिया गैस प्रेजेंट होती है वहां पे, ठीक है। ये भी करवाया मैंने आपको। तो ना निकल 2 पॉजिटिव का है, ना अमोनिया का कोई टेस्ट वहां पे पॉजिटिव आया। हाँ, क्लोराइड का जरूर जो है वो पॉजिटिव आ गया, क्लोराइड का टेस्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जो है वो मुझे मिलने शुरू हो गए जहां पे टेस्ट पॉजिटिव नहीं आते थे, कुछ के पॉजिटिव आते थे, और कई जगह तो कोई भी नहीं मिलता था आपके पास, ठीक है, सारे जो है वो क्रॉस लगे होते थे। तो फिर जो है वो एक नए तरीके से जो है वो इसको एक्सप्लेन किया गया कि भाई आपके पास ये जो निकल होता है और इसके साथ जो अमोनिया जुड़े होते हैं,
ये कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के जो है वो नए तरीके के कंपाउंड है, मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव ही नहीं दे रहे, ठीक है, ये अनयूजुअल बिहेव कर रहे हैं। जब ये पॉजिटिव नहीं दे रहे तो हम बोल देते हैं कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये इसका हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपका फ्रेंड सर्कल होता है, ठीक है, आप सारे बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि यार ये कोई पर्सन है, ये बात ही नहीं करता यार, ये गुस्से में रहता है, इसका कुछ पता ही नहीं है, इसका नेचर कैसा है, तो हम बोलते हैं यार ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसका पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो सेम इज थिंग इज हेयर कि अब निकल और अमोनिया ने टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिया, तो हमने बोला यार ये कुछ कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है, तो यहीं से मैंने इसको नाम दे दिया कि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दिया बाद में, तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट बन गया। फिर मैंने बोला कि ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ये पानी में टूटता नहीं है और ये टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं देगा और इसमें आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। अगर आयनिक बॉन्डिंग होती तब तो ये डिसोसिएट कर जाता, तो आयनिक बॉन्डिंग नहीं है, तो मैंने ठीक है बाद में चल के बोला कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो वो थ्योरीज आएंगी आगे कि कैसे कैसे जो है वो इसमें बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया, लेकिन फिलहाल आप मान के ये चलो कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, तो इसमें आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती। और उसने बोल दिया कि आपके पास जो है वो बाहर जो थे वो 2 Cl2 आयन लग गए, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज बनी, एक नई तरीके की स्पीसीज बनी है आपके इनऑर्गेनिक में, जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इनकी स्टडी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो है देखो इस तरीके का ये जो कंपाउंड बना, देखो निकल NH36 Cl2, ये बना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जैसे ही इसको पानी में डाला तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली पार्ट होती है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट होती है ये पानी में भी ऐसे ही रहेगी, NiNH36, ये टूट जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट इकट्ठा रहेगा, मतलब टूटेगा ये वाला, ये अलग हो जाएंगे। तो कितने क्लोराइड अलग हुए, बाहर थे 2 Cl, तो 2 Cl नेगेटिव। अब इसको ऐसे मत लिखना Cl2 नेगेटिव, ये गलत होगा, 2 Cl नेगेटिव, ठीक है। अब 2 Cl नेगेटिव अलग हो गए तो यहाँ पे कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा बैलेंसिंग के लिए, 2 पॉजिटिव, ठीक है। इसको ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं। अब ये बोलता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये ऐसे ही पानी में घूमेगा 6 अमोनिया को लेके स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, कि मतलब ये इकट्ठा एक तरीके से जो वो प्रेजेंट है, ये पानी में डिसोसिएट नहीं करता, तो इसमें बॉन्डिंग भी पतली अलग तरीके की होगी, तो निकल 2 पॉजिटिव का टेस्ट भी जो है पॉजिटिव नहीं आएगा और अमोनिया का टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आएगा। लेकिन क्लोराइड तो अलग हो गए, तो क्लोराइड का टेस्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो एक बात आप ये ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो मर्जी लगा हो उसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ये जरूरी भी नहीं है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ ना कुछ लगा हो, ठीक है। ऐसे भी आपके पास जो है वो कई बार जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर बाहर लगा होगा तो वो आयोनाइज होगा ही होगा, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला आयोनाइज नहीं होता, ये टूटता नहीं है, तो उसके टेस्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हमने क्या बोला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला। क्या बोला हमने इनको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला, ठीक है। तो एक वर्ड आपके पास जो है वो जब आप बुक से पढ़ोगे तो एक आपके पास जो है वो वर्ड आएगा कि आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू है। इसमें ना बच्चा कंफ्यूज करता है कि ये आइडेंटिटी लूज करने वाली बात क्या आ गई। मैं दोबारा आपको बताता हूँ। देखो, जब डबल सॉल्ट थे तो डबल सॉल्ट एक क्रिस्टल मानना उसको, क्रिस्टल लैटिस, जब आपने उसको पानी में डाला वो टूट गया, वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं रख पाया, वो इंडिविजुअल लाइन में टूट गया, वो ब्रेक कर गया, ठीक है। तो उसकी आइडेंटिटी क्या हो गई, लूज हो गई। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेनली मेरा ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला देखना है, इसको है तो पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, ये बड़ा पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ये पानी में भी एज इट इज ही घूमेगा। इसका मतलब पहले भी वैसे प्रेजेंट था और आफ्टर डिसॉल्विंग भी वैसे प्रेजेंट था, तो इसकी आइडेंटिटी क्या रही, मेंटेन रही। अभी भी मैं इसको कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलूंगा, पहले भी इसको कॉम्प्लेक्स पार्ट बोल रहा था। तो इसकी आइडेंटिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। तो आप ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर होगी मेरी बात। तो ये जो है वो आपको जो है वो ध्यान रखना है कि ऐसे कंपाउंड्स जब बनने लगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड द डबल सॉल्ट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है और सिमिलैरिटी क्या है। तो मैं पहले सिमिलैरिटी की बात कर देता हूं। सिमिलैरिटी ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट दोनों ही सॉल्ट हैं बेसिकली, और दोनों ही जो है वो
मेरे पास जो है वो एडिशन कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड का मतलब होता है जो दो स्पीसीज के मिलाने से एक कंपाउंड बनता है, तो दीज बोथ आर एडिशन कंपाउंड्स। तो एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? एडिशन कंपाउंड होते हैं जनरली जिसमें जो है वो दो सॉल्ट मिलके जो है वो आपस में एक कंपाउंड बनाए, या दो कंपाउंड मिलके आपस में एक कंपाउंड बनाए। तो वो डबल सॉल्ट भी हो सकता है जिसमें दो इंडिविजुअल सॉल्ट कंबाइन किए, या वो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो सकता है जिसमें दो सॉल्ट जो है वो मिक्स किए, तो वो आपके पास जो है क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। नाउ द व्हाट आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस भी जो है वो आपको क्लियर कर देता हूं कि इसके क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो है वो रहेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक में दिया नहीं हुआ है, लेकिन मैंने काफी डिटेल में इसको बनाया हुआ है कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो है क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आप इसको अंडरस्टैंड करना, और जहां आपको डाउट होगा वो आप मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं इंडिविजुअली भी। ठीक है, डबल सॉल्ट देखो क्या होते हैं। These are simply ionic compounds in which as a whole ionic bond are present. तो डबल सॉल्ट एक सिंपल आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, बाकी कुछ नहीं होते, जिसमें सारे के सारे बॉन्डिंग कैसी होती है, आयनिक होती है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, खास करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, बट जो आउटसाइड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पार्ट के बाहर जो प्रेजेंट होता है, जो आयोनाइज कर जाता है, वहां पे आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर प्रेजेंट होगा, अगर नहीं होगा प्रेजेंट तो आयनिक बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, जैसे इस केस में था, तो यहां पे जो क्लोराइड होगा इस केस में ये आयनिक अट्रैक्शन होगी इसकी। तो कोई भी स्पीसीज अगर बाहर लगी होगी तो आयनिक अट्रैक्शन होगी, वो आयनिक बॉन्डिंग होगी। लेकिन एक बार अगर स्क्वायर ब्रैकेट लग गई तो अंदर क्या होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी। अब जरूरी नहीं है कि ये नहीं होगा तो आयनिक बॉन्डिंग एब्सेंट होगी। ठीक है, उसके बाद ए डबल सॉल्ट डिसोशिएट इन वाटर एंड आयंस बिकम्स फ्री। ठीक है, एंड ऑल आयंस गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। वो सारे के सारे अपने कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट जो है वो देते हैं सॉल्ट एनालिसिस में। कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ऑफ दीज कंपाउंड्स डज नॉट डिसोशिएट इन वाटर, वो पानी में डिसोशिएट नहीं होते। ठीक है, एंड डज नॉट गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, वो टेस्ट नहीं देते, जैसे मैंने निकल और अमोनिया के केस में आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दीज सॉल्ट्स कंटेन टू स्टेबल सॉल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। तो इक्विमोलर प्रोपोर्शन मतलब जब वो सेम मोल्स मैंने उन दोनों के मिक्स किए होते हैं तब मेरे को डबल सॉल्ट मिल जाता है। बट ऐसा नेसेसरी नहीं होता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। द सिंपल सॉल्ट जो होते हैं फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। वो जरूरी नहीं है कि वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात की जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात की जाएगी। इस केस में इक्विमोलर प्रोपोर्शन में जो है वो सॉल्ट मिक्स किए जाते हैं, इसमें जो है वो मे और मे नॉट बी आप निकाल देना, मे और मे नॉट बी देयर मे बी नॉट प्रेजेंट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पहले लिखना चाहिए कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है आपके पास एज कंपेयर टू दियर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। जो इंडिविजुअल कंपाउंड्स थे तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहती है। इस केस में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, या खासकर कॉम्प्लेक्स पार्ट की जो होती है, अपने कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखना, इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। डिफरेंट ही हुई क्योंकि वो वहां पे पहले आयनिक बॉन्डिंग थी और बाद में कॉम्प्लेक्स पार्ट में क्या हो गई, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो गई। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी नेचुरली आपके पास क्या हो जाएंगी, डिफरेंट आएंगी। जैसे मोल सॉल्ट था आपके पास, तो उसमें मोल सॉल्ट सारे टेस्ट पॉजिटिव देगा जो आपके पास फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट इंडिविजुअली देंगे। डबल सॉल्ट की एग्जिस्टेंस होती है इन सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में ही वो डबल सॉल्ट कहलाएगा और वहां पे उसके क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ही आप उसको एक्वा सोल्यूशन में डालोगे वो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाएगा इनटू आयंस। जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है ये सॉलिड स्टेट में भी इसकी जो है वो आइडेंटिटी होती है, ये आपके पास एक्वा सोल्यूशन में भी ये आपका एग्जिस्ट करता है एंड इट डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस। नेक्स्ट, इन डबल सॉल्ट मेटल सेटिस्फाइज इट्स प्राइमरी वैलेंसी ओनली। ठीक है, ये थोड़ा सा न्यू है, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब चार्ज एक तरीके से। तो ये बोलता है कि जो डबल सॉल्ट होता है उसमें जो कटायन होते हैं वो आपके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हो, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेटल आपके पास प्रेजेंट होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो आपके पास मेनली ट्रांजिशन मेटल होती है। तो ट्रांजिशन मेटल की खास बात ये होती है कि उनकी प्राइमरी वैलेंसी भी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में मैं बता देता हूँ क्योंकि ये जरूरी है आपके कॉन्सेप्ट के लिए। देखो, जैसे एस ब्लॉक मेटल है, तो एस ब्लॉक मेटल की पहचान होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है।
क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, इसी टेंडेंसी को बोलते हैं, हम जनरली में बोल देता हूं प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, इसको आप ऐसे ध्यान रखना। और जो ट्रांजिशन मेटल मेरे पास होती है, इनकी दो तरीके की टेंडेंसी होती है। ये इलेक्ट्रॉन को लूज तो करेगी क्योंकि ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं। तो जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाली है वो प्राइमरी वैलेंसी है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाली टेंडेंसी होती है उसको सेकेंडरी वैलेंसी बोला जाता है, ठीक है। तो डबल सॉल्ट में अल्कली मेटल ही प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्राइमरी वैलेंसी को ही जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल आयन होता है, इट ट्राइज टू सेटिस्फाई प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। ये बड़ा पॉइंट मैंने लिया है आपका बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी से, ठीक है। तो वो आप उसमें भी जो है वो डिटेल में कर सकते हैं कि कैसे जो है वो ये होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट जो है वो आपके पास आता है कि इन डबल सॉल्ट appear to be formed of two stable salt and be expect cationic part is occupied by the cation and cation of the both individual salts, ठीक है। ये कुछ पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही समअप कर दूंगा इस पॉइंट को कि डबल सॉल्ट लूज दियर आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन एंड जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है इट रिटेन्स इट आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन, ठीक है। ये आपको मैं बता चुका हूं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो डबल सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, सॉलिड स्टेट, इनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और आयनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल इस तरीके का आ गया जैसे NiCO4, या जैसे मैंने आपको ये बड़ा एग्जांपल दिया Ni, ठीक है, अमोनिया 6, और आपके पास जो है वो Cl2, ये भी न्यूट्रल है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज जो आपको दिया हुआ, या आपके पास जो है वो ये एक नेगेटिव है, या नेगेटिवली जो है वो आपको चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, AgCN3। तो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको खुद चार्ज दे रहा है तो वो आयनिक है, नहीं दे रहा है तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना। और कॉमन सी बात क्या थी कि आप रिमेंबर ध्यान रखें, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एज वेल एज डबल सॉल्ट बोथ आर एडिशन कंपाउंड, ठीक है, जिसमें 1+1 रिएक्ट करके एक ही प्रोडक्ट आपका बना रहा है, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपके पास जो है वो क्या होते हैं रिगार्डिंग आपके पास जो है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो आपके पास रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन में बात करूंगा कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स आयन मेरे पास ऐसी स्पीसीज जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी होती है, जिसमें जो है वो सेंटर में ट्रांजिशन, आपके पास सेंट्रल मेटल होती है, ट्रांजिशन मेटल, और इसके साथ क्या लगे होते हैं, लिगेंड्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज जो मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट होती है, मैं उसको बोलता हूं कॉम्प्लेक्स आयन। और जब मैंने आयन बोल रहा हूं तो उसके ऊपर चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये न्यूट्रल नहीं होती, तो इसको बोलता हूं कॉम्प्लेक्स। नाम के साथ ही आयन लग रहा है, तो मैंने लिखा हुआ है कि इट मे बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज विच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाई ए ग्रुप ऑफ आयन्स। सराउंडेड बाई ए ग्रुप ऑफ आयन मतलब वो लिगेंड्स हैं, वो लिगेंड आयन्स भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। सराउंडेड बाई आप इसमें लिख सकते हैं सराउंडेड बाई द लिगेंड्स, इतना भी लिख सकते हैं, सराउंडेड बाई ए ग्रुप ऑफ आयन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और रेडिकल्स। रेडिकल्स मतलब कोई भी हो सकता है वो प्रेजेंट। दीज में भी एनायनिक और कैटायनिक। एग्जाम्पल मैंने दिए हैं NiNH3 6 2 पॉजिटिव, ये मेरे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन है, इस पूरे को कॉम्प्लेक्स आयन बोलूंगा। ये भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स आयन है, ये भी कॉम्प्लेक्स आयन है, ये पॉजिटिवली भी हो सकते हैं, नेगेटिवली भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो आ गया, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास न्यूट्रल है तो मैं उसको कॉम्प्लेक्स आयन नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो न्यूट्रल को आयन जब इसके साथ लगा है तो उसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वो न्यूट्रल है तो इसको मैं बोल दूंगा कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स आयन नहीं बोलूंगा, उसको मैं पार्ट लिख दूंगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, द मेटल एटम और आयन टू विच वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन्स आर कोऑर्डिनेटेड इज कॉल्ड सेंट्रल आयन और एटम। जो मेटल एटम स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट होती है जिसके साथ लिगेंड जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम बोल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम बोल देते हैं, ठीक है। तो लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं और चार्ज स्पीसीज भी हो सकते हैं, तो मैं उसी को बोल रहा हूं कि टू विच द वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन्स आर कोऑर्डिनेटेड इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास कि लिगेंड्स क्या होते हैं, द आयन्स, और देखो लिगेंड्स क्या होते हैं आप ये ध्यान रखना, लिगेंड्स होते हैं इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, ठीक है, मैक्सिमम। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये डोनेट पहला काम तो इनका इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ही है, दैट इज ट्रू। लेकिन सम टाइम दे आल्सो एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, वो डिटेल में मैं आपको कराऊंगा लिगेंड में। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें, द आयन्स, और आयन भी हो सकते हैं, ये आयनिक स्पीसीज हो सकती है, ठीक है, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। द आयन्स और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और रेडिकल अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स पार्ट आर नोन एज लिगेंड, ठीक है।
द लिगेंड्स आर अटैच टू सेंट्रल एटम बाई मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो लिगेंड के पास लोन पेयर का होना जरूरी है, अदरवाइज वो लिगेंड नहीं कहलाएगा। मिनिमम एक लोन पेयर हो। सो इट इज मस्ट दैट लिगेंड शुड कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम। द सेंट्रल मेटल एटम इज ऑलवेज ट्रांजिशन मेटल होता है। क्यों होता है? बिकॉज दे हैव कंटेन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, इनके पास जो है वो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें वो उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि भाई ट्रांजिशनल एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो मेरे पास जो है वो आपको बताना था कि इसमें पार्शियली फील्ड मेरे पास जो है वो डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली फील्ड नहीं मैं बोल सकता, वेकेंट नहीं बोल सकता, क्योंकि उनके पास डी में जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। ठीक है, ऐसा मिल भी सकता है कि कंप्लीटली जो है वो खाली हो डी, बट इस वर्ड को मैं यूज नहीं करता कि कंप्लीटली वेकेंट या एम्प्टी हो। अच्छा, पोटाशियम कैल्शियम जो आपके पास एस ब्लॉक होते हैं उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं बनाते। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि लिगेंड्स, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं अमोनिया, तो ये लिगेंड बिहेव करेगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो ये नाइट्रोजन जब मेटल को डोनेट करेगा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जो एटम जिसके पास लोन पेयर होता है जो बॉन्ड बनाता है, ठीक, जैसे अमोनिया है, अमोनिया में टोटल एटम कितने हैं? 4, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो जो एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसी को बोला जाता है डोनर एटम। उसी को क्या बोला जाता है? डोनर एटम बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। तो डोनर एटम क्या हुआ? द एटम इन द मॉलिक्यूल या आयन which is donating the या which is making the coordinate bond is known as donor atom। ठीक है, ये देखो, the atom in the ligand which can donate the electron pair is called donor atom और the coordinating atom in the ligand। ठीक है, ligand में जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन है, वाटर में ऑक्सीजन है। अच्छा जी, ligand कैन बी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इट कैन बी नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, बट चाहे पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज जैसे ये NO पॉजिटिव, ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो लोन पेयर है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। न्यूट्रल अमोनिया की तरह भी हो सकते हैं, वाटर की तरह भी न्यूट्रल हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हैलाइड आयन हो सकता है, साइनाइड हो गया, CN नेगेटिव हो गया, तो दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी न्यूट्रल, दे कैन बी, आपको बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि लिगेंड कैन बी, तो ऑप्शन होती है ए, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल या ऑल ऑफ द अबव, तो वो ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखनी है बात। फिर आपको डेफिनेशन आती है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी देखो आपके पास क्या होती है। अब ये बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ये एक तरीके से जो है वो जो मैंने कॉम्प्लेक्स आयन आपको करवाया वो ही है। इसमें क्या होगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में स्पीसीज होती है जिसमें ट्रांजिशन मेटल होगा, जैसे कोई भी ट्रांजिशन मेटल होगा, ठीक है, इसको मैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलता हूं पूरी को। ठीक है, अब ये न्यूट्रल भी हो सकती है, ये न्यूट्रल भी हो सकती है, ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है, ठीक है, और ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकती है। इन दो को मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स आयन, इन दो को मैंने क्या बोला था? कॉम्प्लेक्स आयन। लेकिन न्यूट्रल वाले को भी मैं काउंट कर लूंगा तो तीनों को मैंने क्या बोल दिया? ये होगी मेरे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब वो सारा ही मैंने काउंट कर लिया कि जो भी आपका एग्जाम्पल है वो पूरा का पूरा आपको जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो, उसको मैंने क्या बोल दिया? कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो मैंने उसको नाम दे दिया। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट डेफिनेशन जो मेरे पास आती है वो आएगी, थोड़ा जो है वो सन की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, आई थिंक आपको ये थोड़ा रीडेबल ही है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो क्या होती है? ऑल द 3 टाइप्स को जो है मैंने कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल दिया। ठीक है, उसके बाद अगली डेफिनेशन जो है वो आप करोगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो आपके पास होता है द स्पेस एनक्लोजिंग द कोऑर्डिनेशन एंटिटी विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो जो स्पेस होता है, स्पेस की बात कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। जैसे मान लो ये 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो स्फीयर होता है, जो स्फीयर बन गया, सर्कल मैंने बना दिया, ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, जिसमें पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरा प्रेजेंट होता है।
तो